लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू एक्सरेज स्टार्ट किया था, ठीक है। और एक्सरे के बारे में ये बोला था कि एक्सरे इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का कौन सा पार्ट, तो ऐसे बोल सकते हैं कि अल्ट्रावायलेट के नीचे का जो वेवलेंथ है, अल्ट्रावायलेट मतलब हो गया 400 नैनोमीटर या 4000 एंगस्ट्रॉम, तो उसके अगर हम थोड़ा नीचे जाएं, लेट्स से अराउंड लेस देन 100 एंगस्ट्रॉम प्रिसाइजली, तो उस रीजन का जो फोटोन होगा उसको हम लोग एक्सरे बोल रहे हैं, ठीक है ना। इनिशियली इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी कि इस टाइप की जो वेव्स हैं इनका क्या यूज होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, लेकिन हमको बाद में पता चला कि भाई ये हाईली इनर्जेटिक फोटॉन्स हैं विच कैन पेनेट्रेट थ्रू मेनी ऑफ दी सर्फेसेज, तो जिसकी वजह से उनके एप्लीकेशंस भी सामने आए। अच्छा, एक्सरे में जो पहला पॉइंट हुआ था वो था प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। एक्सरे प्रोड्यूस कैसे करेंगे, तो एक्सरे प्रोडक्शन का जो बेसिक था वो था इलेक्ट्रॉन्स को हमें एक्सीलरेट कराना है और मेटल टारगेट पे इंसिडेंट कराना है। वी नीड टू हिट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ मेटल टारगेट। मेटल टारगेट शुड हैव हाई melting point, that means it should have high melting point and high atomic number, because lot of energy, in fact maximum energy goes into heat, तो हमें उस हीट से मेल्ट नहीं हो जाए उससे बचाने के लिए उसको हाई मेल्टिंग पॉइंट का लेना चाहिए। साइमल्टेनियसली इस मेटल टारगेट के थ्रू कोल्ड वाटर का सप्लाई भी रहेगा और कोल्ड वाटर की सप्लाई की वजह से हम उसका हीट एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। हम लोग देखते हैं जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है वो जीरो काइनेटिक एनर्जी का निकल रहा है, ऑलमोस्ट जीरो काइनेटिक एनर्जी का, और जब वो मेटल टारगेट पे हिट कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ई इंटू वी के इक्वल है, ठीक है। उसमें से कुछ पार्ट जो है वो एक्सरे प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जो कुछ पार्ट एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है, अगर हम इनको इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ में प्लॉट करते हैं कि कौन सी वेवलेंथ के कितनी इंटेंसिटी है, तो ये ग्राफ इस तरह से कुछ निकल के आता है। इस ग्राफ से हमें ये आइडिया लग रहा है कि ग्राफ का काफी सारा पार्ट तो कंटिन्यूअस है, मतलब क्या है कि हर वेवलेंथ का फोटोन अवेलेबल है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के नीचे का फोटोन अवेलेबल नहीं है। लेकिन कुछ वेवलेंथ्स ऐसी भी हैं जिसपे सडनली इंटेंसिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ्स ऐसी हैं जिन पे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो क्या किया गया, जब हमने फिलामेंट करंट इंक्रीज किया तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो इंटेंसिटी बढ़ गई। सिमिलरली जब हमने एक्सीलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाया तो देखा गया ये जो कट ऑफ वेवलेंथ है इसकी वैल्यू कम हो जा रही है, तो इसका मतलब जो कट ऑफ वेवलेंथ है वो एक्सीलरेटिंग वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है। और जब हम मेटल टारगेट को चेंज करते हैं तो ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 चेंज हो रहे हैं, यानी ये जो पीक्स आ रहे हैं इनकी जो ये वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज कहीं ना कहीं मेटल पे डिपेंडेंट है। तो ये सारी बातें एक तरह से रिजल्ट निकल के आए हमारे सामने एक्सपेरिमेंट के। अब हम इसको और थोड़ा आगे बढ़ते हैं डीप में कि जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका इन सारे फैक्टर्स पे कैसे डिपेंडेंस है, ठीक है ना। तो वो डिपेंडेंस समझने के लिए हमने इस ग्राफ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक कंटिन्यूअस वाला पार्ट और एक कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट। कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल, और कंटिन्यूअस का मतलब है कि एक्सेलरेटिंग वोल्टेज और फिलामेंट करंट, ये दो बातों पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो अब हम इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा, नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा explanation of continuous एक्सरेज। मतलब ये जो कंटिन्यूस वाला पार्ट है ये कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये जो कंटिन्यूस वाला पार्ट है कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक न्यूक्लियस बनाते हैं, एटम बनाते हैं इनफैक्ट, ठीक है। तो सपोज ये हो गया एटम का न्यूक्लियस, ठीक है। और एटम में इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। अब जरा प्रोसेस समझना, प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ये है कि वो जो स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको हम लोग बोल रहे हैं स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन,
और ये स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी लेके, और ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये कोई मामूली काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को हमने एक्सीलरेट कराया है सेवरल थाउजेंड वोल्ट से, किलो वोल्ट्स के ऑर्डर का हमने इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड किया है। तो ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये एटम के अंदर पेनेट्रेट होगा। अब समझना ध्यान से, जब वो एटम के अंदर पेनेट्रेट होगा तो एक पॉसिबिलिटी ऐसी है कि वो एटम का जो न्यूक्लियस है उसके पास से गुजरेगा। और ध्यान से समझना इस बात को कि जब ये इस न्यूक्लियस के पास में से गुजरेगा तो ऐसा हो सकता है कि जब वो इस न्यूक्लियस के पास से पास हो रहा होगा तो ये उस न्यूक्लियस के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से होके जा रहा है, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की वजह से। तो जब वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से पास हो रहा है, तो जब पास आ रहा है तब तो मान लो एक्सीलरेट हो रहा है, लेकिन जब वो न्यूक्लियस से दूर जा रहा होगा तो वो डेसिलरेट होगा। और अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी गिवन बाय मैक्सवेल, इट सेज व्हेनेवर अ चार्ज पार्टिकल इज डेसिलरेटिंग, जब चार्ज पार्टिकल डेसिलरेट हो रहा है यानी अपनी एनर्जी लूज कर रहा है, तो इट मे लूज दैट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, और इस केस में वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट हो रहा है उसी को हम लोग बोल रहे हैं कंटिन्यूअस एक्सरेज, क्योंकि उस वेवलेंथ का, उस एनर्जी का, उस फोटोन का जो एनर्जी है वो भी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होगा, और वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर होगा तो उसकी एनर्जी भी हाई होगी। तो उसी फोटोन को हम लोग एक्सरे बोल रहे हैं। ठीक है ना। कब एमिट हो रहा है, व्हेन पार्टिकल इज डेसिलरेटिंग थ्रू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ न्यूक्लियस, when electron is decelerating through strong electric field of nucleus, so part of its kinetic energy is lost in the form of photon which is having high kinetic energy, and this photon is known as x-ray photon। बोलो प्रोसेस क्लियर है। और इस प्रोसेस को हम लोग टेक्निकल वर्ड में और एक नाम देते हैं, we call it breaking radiation। तो पहले तो ये डायग्राम बना लीजिए क्लियरली। ठीक है, इसको बोल देते हैं HNu1, और यहां पे साइड में लिख देंगे when highly energetic electron passes through an atom, it may emit electromagnetic radiation while decelerating through strong electric field of nucleus। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी गिवन बाय मैक्सवेल। मैक्सवेल ने ऐसा बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एमिटेड व्हेनेवर अ चार्ज पार्टिकल इज एक्सीलरेटिंग डेसिलरेटिंग। ठीक है, it is also said that electron loses kinetic energy with collisions between electron and atom। मतलब ये इसका एक तरह से ब्रॉडर व्यू हो गया। अगर हम ऊपर बोलें तो हम सिंपली ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन एटम से कोलाइड हो रहा है और उस कोलिजन में एनर्जी का कुछ लॉस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एमिट हो रहा है। और जो मैंने पहले लिखा है वो हो गया एक तरह से माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस कि ऐसा हो कैसे रहा है। कोलिजन का मतलब ये नहीं है कि कोलिजन हो दिखाई दे और वो आवाज आए कोलिजन तभी कोलिजन है, ये भी एक तरह का कोलिजन ही है। कोलिजन इज सिंपली एन इंटरेक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स। तो यहां भी एक तरह का ये इंटरेक्शन ही हो रहा है। क्लियर है ये बात, बताइए। इट एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हाइल डेसिलरेटिंग थ्रू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफील्ड ऑफ
न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसमें ये बात भी आती है थोड़ी सी कि इलेक्ट्रॉन जो है जब डेसिलरेट हो रहा है तो वो कितने फोटॉन्स निकाल सकता है या कितने कोलिजन्स कर सकता है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक की तरह यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन के पास पहले काइनेटिक एनर्जी है ke1 और वो एटम के साथ पहला कोलिजन करता है, और पहला कोलिजन करने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी जो बचती है वो ke2 बचती है। तो ऐसा हो सकता है कि इस प्रोसेस में एक फोटोन एमिट हो h-1 और ये फोटोन की जो एनर्जी है वो डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो या उसका कोई फ्रैक्शन हो। ठीक है ना, क्योंकि होगा क्या ना, ज्यादातर एनर्जी जैसे मैंने कहा ना कि 99% से ज्यादा एनर्जी हीट में जाती है। तो हीट में जाने का मतलब ये हुआ कि वो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी वो एटम और इलेक्ट्रॉन में शेयर हो गई, तो एटम के वाइब्रेशन बढ़ गए। तो एटम के वाइब्रेशन बढ़ गए इसका मतलब है कि टेम्परेचर ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है। तो मेजोरिटी केस में तो वही हो रहा है। हाँ, कभी कभी ऐसा होगा कि फोटोन भी एमिट हो रहा है, तो जो कभी कभी वाली बात है वो लेस देन 1% कैटेगरी में है। हाँ बट है तो कंसीडर करेंगे ही। ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी अभी भी बची है, और अभी भी बची है तो वो किसी दूसरे एटम से जाके कोलाइड होगा। तो जब वो दूसरे एटम से कोलाइड होगा तो फिर से उसकी काइनेटिक एनर्जी का कुछ फ्रैक्शन कम हो सकता है। तो इस प्रोसेस में हो सकता है कि एक और फोटोन निकल आएगा। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि एक इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है कि एक ही फोटोन निकाले। एक इलेक्ट्रॉन फोटोन में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो वो मल्टीपल फोटॉन्स भी कन्वर्ट हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि कोई भी फोटोन नहीं निकले, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी हीट लॉस में ही जा रही है। बोलिए। क्लियर है, बताओ। यस सर। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं ब्रेकिंग रेडिएशन। ब्रेकिंग रेडिएशन वर्ड कहां से आया? ब्रेकिंग रेडिएशन वर्ड ऐसे आया जैसे सपोज हाई स्पीड में कोई व्हीकल चल रहा है और हम ब्रेक लगा रहे हैं। तो जब हमने पहली बार ब्रेक लगाया, लेट्स से ब्रेक लगाया फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, तो काइनेटिक एनर्जी में कुछ लॉस हुआ। तो पहला ब्रेक लगा तो एक फोटोन निकला, फिर और अगला ब्रेक लगा तो एक और फोटोन निकला। सो दिस इज कॉल्ड ब्रेकिंग रेडिएशन। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में ब्रेक लग रहे हैं और उन ब्रेक से जो है वो फोटॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बातें और ध्यान रखनी है, ये तो हो गई थ्योरी की बात। अब सबसे पहले इसमें बात आता है काइनेटिक एनर्जी में कि इलेक्ट्रॉन when electron loses all its kinetic energy in single x-ray photon। समझना ध्यान से। अब इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी लूज करेगा, तो देखो कितनी एनर्जी लूज करेगा उसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं, बस हम ये बोल सकते हैं कि वो अपनी इनिशियल एनर्जी का कोई भी फ्रैक्शन फोटोन में कन्वर्ट कर सकता है। अब जब इनिशियल एनर्जी का कोई भी फ्रैक्शन प्रोड्यूस कर सकता है तो इसका मतलब हुआ कि जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे, तो ऑलमोस्ट जो है वो सारे फोटॉन्स का एनर्जी कवर हो जाएगा, यानी किसी ना किसी एनर्जी का कोई ना कोई फोटोन जरूर निकल रहा है। इसीलिए ये वो ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअस ग्राफ है। कंटिन्यूअस ग्राफ का मतलब है कि हर एनर्जी का फोटोन निकल रहा है। तो हर एनर्जी का कैसे निकल रहा है? क्योंकि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसका कोई भी फ्रैक्शन काइनेटिक एनर्जी में, फोटोन एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। बट इसमें ये कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी एक ही फोटोन में कन्वर्ट करेगा तो उस केस में जो फोटोन निकलेगा वो सबसे मैक्सिमम एनर्जी वाला फोटोन होगा। और ऐसा जाहिर सी बात है कि बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स ऐसा कर पाएंगे। तो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ का जो फोटोन होगा उनके नंबर भी बहुत कम होंगे। तो वो जो ग्राफ है, वो ग्राफ तुम देखो लैम्डा मिनिमम पे वो ग्राफ ऑलमोस्ट जीरो पे है। तो ऑलमोस्ट जीरो पे होने का मतलब ये है कि थ्योरेटिकली कोई एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो लैम्डा मिनिमम का फोटोन निकल रहा है, अदरवाइज मेजोरिटी जो है वो उससे ज्यादा वेवलेंथ के ही निकल रहे हैं। क्लियर है ये भी बात, बताओ। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि अगर सारा का सारा एनर्जी एक ही फोटोन में कन्वर्ट हो तो वी कैन राइट एच सी बाई लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू ई इंटू वी। तो यहां से हमें लैम्डा मिनिमम की वैल्यू मिल जाएगी। तो लैम्डा मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी एच सी अपॉन ई वी। तो ये कट ऑफ वेवलेंथ निकालने का एक फॉर्मूला आ गया, देखो। ठीक है, अच्छा इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें वोल्टेज दिया होगा ज्यादातर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 12400 एंगस्ट्रॉम में डिवाइडेड बाई वी इन वोल्ट्स। तो ये कि ज्यादातर हो सकता है यही फॉर्मूला यूज करें हम लोग। क्लियर है नीचे वाला पॉइंट, बताओ। when electron loses all its kinetic energy in single x-ray photon।
बताइए, जितनी बातें अभी तक करी है मैंने, क्लियर है क्या सारी? दिस इज कट ऑफ वेवलेंथ. कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे, if n electrons are striking metal target per second. If n electrons are striking metal target per second, तो हम यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूब करंट. मतलब एक तरह से वो सर्किट तो कंप्लीट हो ही रहा है, तो उस सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है. ये जो ऊपर वाला डायग्राम है, फिर से समझ लो. अगर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, n इलेक्ट्रॉन्स आर कोलाइडिंग पर सेकेंड, तो ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है. तो अगर हम यहाँ पे एमीटर लगाएंगे तो इस एमीटर में कुछ करंट आएगी, तो इस एमीटर के ही जो करंट है उसको हम लोग बोल रहे हैं ट्यूब करंट. ठीक है ना. तो अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर मालूम है तो ट्यूब करंट की वैल्यू क्या लिखेंगे? ट्यूब करंट कितना होगा? तो ट्यूब करंट सीधे सीधे हो जाएगा n इंटू ई. एक फॉर्मूला ये याद रखना है. ठीक है. अब देखो, वोल्टेज हमको मिल गया, किस वोल्टेज पे वो काम कर रहा है, करंट भी हमको मिल गई, तो हमको ये भी मिल जाएगा कि एक तरह से हम कितना पावर उसको सप्लाई कर रहे हैं, पावर इनपुट. तो नीचे लिखेंगे, हेंस इनपुट पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई. P इज इक्वल टू V इंटू आई. And one more point, efficiency of X-rays प्रोडक्शन. कितना एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा है उसका एफिशिएंसी अगर लिखना है तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. न्यूमरेटर में लिखेंगे आउटपुट पावर in the form of X-rays divided by इनपुट पावर. इनपुट जो हमने सप्लाई किया, आउटपुट जो एक्सरे के फॉर्म में बाहर निकला है. तो इन जनरल जो है ना, ये जो एफिशिएंसी है ये बहुत पुअर है, इट इज लेस देन 1%. तो बाकी जो है वो कहाँ जा रही है? क्यों? तो बाकी बोल सकते हैं हीट में. रेस्ट appears as heat. ठीक है. सो दैट इज ऑल फॉर कंटिन्यूअस एक्सरेज. एक बार देख लीजिए, कहीं कोई डाउट है बताइए, नोट कर लीजिए जो नोट करना है. तो ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरेज. अब जरा देखते हैं कि वो जो स्पाइक्स आ रही थी उस ग्राफ में, उनके पीछे क्या रीजन है. तो नेक्स्ट सेटिंग पड़ेगा explanation of characteristic X-rays. explanation of characteristic X-rays. तो ये एटम वाला डायग्राम एक बार फिर से बना लो.
बट इसमें ये इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन नहीं दिखाएंगे इस बार, सबसे पहले तो ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा भी हो सकता है भाई, पहले केस में तो हमने ये एज्यूम किया कि ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है E इंटू वी की एनर्जी लेके, ये इलेक्ट्रॉन एटम से पास हो गया, मतलब चांस की बात है कि वो एटम के किसी और इलेक्ट्रॉन से नहीं टकराया, इट इज अ चांस। लेकिन ये भी चांस बनेगा फिर कि वो जब आया है तो वो एटम के ही किसी इलेक्ट्रॉन से कोलाइड हो जाए, क्यों भाई? तो अगर वो इलेक्ट्रॉन जो E इंटू वी की काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहा है, ध्यान से समझना, इसकी काइनेटिक एनर्जी, जैसे मैंने जो डायग्राम बनाया है उसमें मैंने उसको के शेल के इलेक्ट्रॉन से टकराने के लिए एरो बनाया हुआ है। तो अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी यानी E इंटू वी की वैल्यू के शेल के बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा हुई, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ के शेल, तो के शेल का जो इलेक्ट्रॉन है अगर हमें उसको बाहर निकालना है, हमें उसको नॉकआउट करना है, तो वो जो कोलाइडिंग इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी के शेल के बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। तो बाई चांस अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा कि ये इस इलेक्ट्रॉन को ही, दिस इलेक्ट्रॉन में बी नॉक्ड आउट, ठीक है। बट ऐसा होगा कब, ये क्लियर रखना, ऐसा होगा तब जब E इंटू वी जो होगा वो के शेल के बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा होगा, E इंटू वी की वैल्यू, बोलो। तो अगर ऐसा हुआ तो आगे का प्रोसेस क्या होगा? तो आगे की प्रोसेस में बोलेंगे हेंस अ वैकेंसी will be generated in K shell। अब देखो K shell में जब वैकेंसी आ जाएगी तो अब देखो अब एटम का क्या बिहेवियर होगा। तो सपोज ये हो गया KLMN, तो K शेल में वैकेंसी अगर आ गई है तो अब ये बताओ कि क्या K शेल की जो वैकेंसी है वो स्टेबल होगी? तो वैकेंसी तो स्टेबल नहीं होगी, क्योंकि वो K शेल है तो उसको जल्दी से जल्दी जो हायर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिल करने की कोशिश करेंगे। तो अब ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन कहां से होगा? हायर एनर्जी ऑर्बिट टू K शेल। तो ट्रांजिशन देखो L से K भी हो सकता है, अब कौन सा ट्रांजिशन होगा ये नहीं मालूम है, लेकिन हाँ ट्रांजिशन हो सकता है। तो एक ट्रांजिशन तो ये हो सकता है। अब जब ट्रांजिशन L से K में होगा, मतलब L वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर K में आएगा तो वो एक फोटोन निकालेगा, ध्यान से समझना, और इस फोटोन को हम लोग बोलते हैं के अल्फा फोटोन। इसको हम नाम देते हैं के अल्फा, जैसे लाइमन बाइमर में नाम होते हैं वैसे ही इसमें भी है के अल्फा। ऐसा भी हो सकता है कि वो फोटोन जो है वो M से आए, तो अगर वो M से आया तो इसका नाम होगा के बीटा, और ऐसा भी हो सकता है कि वो N से आए, तो अगर वो N से आएगा तो इसका नाम बनेगा के गामा। अब ये कि अगर हम एक एटम की बात कर रहे हैं तो एक एटम में से इन तीनों में से कोई एक ही प्रोसेस होगा, बट इनमें से कोई भी हो सकता है। तो जरा बताओगे कि ये जो के अल्फा है इसकी एनर्जी क्या होगी? तो ऐसे लिख सकते हैं कि एच न्यू के अल्फा जो होगा वो ई एल माइनस ई के इक्वल होगा, बोलो, हायर एनर्जी ऑर्बिट माइनस लोअर एनर्जी ऑर्बिट। और अगर हमें एच न्यू के बीटा निकालना है तो ये ई एम माइनस ई के होगा, नोट करते जाओ। और एच न्यू के गामा चाहिए तो ये ई एन माइनस ई के होगा। अब यहाँ पे बात समझना कि हम इसको कैरेक्टरिस्टिक क्यों बोल रहे हैं। तो अब ये बताओ कि जब ये इलेक्ट्रॉन ने इसको नॉकआउट कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन ने, तो कहने का मतलब इस इलेक्ट्रॉन का तो रोल खत्म हो गया ना, अब इस इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है। अब जो एनर्जी एमिट हो रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है? वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो आया उसकी काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर रही है या उस मेटल एटम पे डिपेंड करेगी? क्यों भाई? जो फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं वो उनकी जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंडेंट है? मेटल आयन, आने वाले इलेक्ट्रॉन पे डिपेंडेंट है या मेटल एटम पे डिपेंडेंट है?
तो क्या होगा कि इसीलिए इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक तरह से उस मेटल की प्रॉपर्टी बन गए। ठीक है ना। अब वैकेंसी के में जनरेट होगी या एल में जनरेट होगी या एम में जनरेट होगी, ये नहीं मालूम है, तो हम सारे केसेस एनालाइज कर लेंगे, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। बोलो। इसमें एक काम यहां करना, यहां पे अगर तुमने ई के लिखा है ना, तो इसको तुम मॉड ऑफ ई के लिख देना। मॉड इसलिए क्योंकि एक्चुअली तो ई के नेगेटिव होगा ना, यहाँ मॉड लगा देना। यहाँ पे मैंने मॉड लगा दिया है, क्योंकि जो ई के होगा वो होगा तो नेगेटिव ना, के शेल का एनर्जी माइनस ऑफ समथिंग होगा, तो वो मॉड से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है ना। ये बात चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो नीचे। और इन सबको बोलते हैं, दे आर कॉल्ड के सीरीज एक्सरे फोटॉन्स। के सीरीज एक्सरे फोटॉन्स, तो नीचे लिख भी देना कि के सीरीज एक्सरे फोटॉन्स will be emitted only if E into V is greater than mod of EK, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ के शेल। ठीक है। फिर नीचे इसी तरह से लिख देना कि सिमिलरली इफ वैकेंसी इज जनरेटेड इन L shell, सिमिलरली इफ अ वैकेंसी इज जनरेटेड इन L shell, तो अगर वैकेंसी L shell में आई है तो बताओगे कि ट्रांजिशन कहां से हो सकता है। क्यों भाई। के एम शेल एन शेल एम एन, तो अब अगर वैकेंसी एल में है तो ट्रांजिशन एम से एल में हो सकता है। तो एम से एल में अगर ट्रांजिशन होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं एल अल्फा, और एन से एल में ट्रांजिशन होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं एल बीटा। ठीक है। एंड दे आर कॉल्ड एल सीरीज फोटॉन्स। इनकी एनर्जी भी लिख लो नीचे सिमिलरली, एल सीरीज फोटॉन्स। ठीक है। इसमें मैंने समझ में तो आ ही गया ना कि क्या है प्रोसेस, कि अगर जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है अगर एटम के किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो वो एटम वाला इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो सकता है, और एटम वाला इलेक्ट्रॉन अगर नॉकआउट हुआ तो फिर आगे का प्रोसेस हो सकता है। बोलिए। तो एच न्यू एल अल्फा अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा ई एम माइनस ई एल, और एच न्यू एल बीटा अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा ई एन माइनस ई एल। तो अगेन दे आर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे फोटॉन्स, और इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि एल सीरीज एक्सरे फोटॉन विल बी एमिटेड। क्या लिखना चाहिए आगे, ओनली इफ EV इज ग्रेटर देन एल। मॉड ऑफ EL, मतलब एल शेल की बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए। देखो यहाँ तक, बोलो कहीं कोई डाउट है तो।
अच्छा, इसी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे फोटोन से रिलेटेड एक छोटा सा लॉ भी है। वो लॉ आपने हो सकता है पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, एक्सरेज तो नहीं पढ़ी होंगी इतना डिटेल में। वो छोटा सा लॉ है कॉल्ड मोजलेज लॉ। क्यों भाई, पढ़ा है? हम्म। Yes. इसमें लिखना, मोजले स्टडीड the behavior of K alpha line for different metal atoms and found that the frequency कहो या एनर्जी कहो, depends on atomic number of metal atoms as, तो क्या डिपेंडेंस है? तो उसने देखा कि अगर हम फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट लेते हैं, फ्रीक्वेंसी यानी कि अंडर रूट ऑफ न्यू के अल्फा, मतलब के अल्फा लाइन का फ्रीक्वेंसी और उसका स्क्वायर रूट अगर लेते हैं और एटॉमिक नंबर के साथ अगर हम उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो जितने भी मेटल एटम्स हैं जिसपे भी उसने स्टडी की, तो उसने देखा कि वो जो फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं और जो एटॉमिक नंबर की वैल्यूज हैं, अगर हम उनको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। इससे ये बात तो डेफिनेटली साबित हो गई कि जो वैल्यू है ये वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? ये वैल्यू डिपेंड कर रही है एटॉमिक नंबर पे। और इसके पीछे एक छोटा सा हिस्टोरिकल फैक्ट भी है कि क्या था, मोजले लॉ के पहले वो जो आपकी पीरियोडिक टेबल होती है केमिस्ट्री में, वो एटॉमिक मास के हिसाब से लगी हुई थी, मतलब उसमें जो एलिमेंट्स थे एटॉमिक मास के हिसाब से थे। बट मोजले ने ये बोला कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज है मटेरियल की, एटम्स की, वो केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेंगी, ना कि एटॉमिक मास पे। तो बहुत सारे एटम्स जो हैं वो उनके रीअरेंजमेंट हुए उस पीरियोडिक टेबल में। इनफैक्ट बोलते तो है हिस्ट्री में कि उसने कुछ एटम्स के बारे में गेस भी किया कि इस पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर के एटम्स हमको फ्यूचर में मिलेंगे, तो पीरियोडिक टेबल में वो जगह भी खाली छोड़ी गई। ठीक है ना? अनफॉर्चुनेटली ही डाइड इन आई थिंक वर्ल्ड वॉर 2। तो उसके बाद बहुत यंग एज में उसने ये लॉ दिया था, तो मे बी अगर जिंदा रहते तो और भी लॉज मिलते। बट एनीवेज, तो इसमें फॉर्मूला अगर हम लोग लिखें, ये पॉइंट मार्क कर लेते हैं, सपोज इस पॉइंट को बोल देते हैं सिग्मा, और ये जो tan थीटा है इस ग्राफ में ये हो गया a के इक्वल। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये आ जाएगा रूट न्यू के अल्फा इज a टाइम्स z माइनस सिग्मा। ठीक है, जिसमें a और सिग्मा पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, एंड स्पेसिफिकली ये बात जरूर लिख देना दैट दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ मेटल एटम्स। मेटल एटम्स पे डिपेंड नहीं करेंगे दोनों कांस्टेंट। ठीक है ना? और सिग्मा को हम एक और नाम देते हैं, सिग्मा इज ऑल्सो कॉल्ड स्क्रीनिंग कांस्टेंट। इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं, नोट कर लीजिए पहले इतना। देखो, इसमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट का मतलब थोड़ा सा और समझते हैं। ठीक है, तो इसको अलग से कुछ पॉइंट है नोट करके उसमें लिख देते हैं। जैसे फॉर के अल्फा लाइन, अब ये तो कि के अल्फा लाइन के लिए ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है के अल्फा लाइन के केस में कौन से ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में हो रहा है? क्यों भाई? तो तुम बोलोगे कि इसमें जो ट्रांजिशन है वो एल सेल से के शेल में हो रहा है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एल से के में आने वाला है।
और एक बात और बताओ कि क्या शेल के शेल में ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस पे चार्ज है प्लस जेडी का। समझना, देखो अगर हम इसको स्टेबिलिटी के टर्म्स में बोले तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एल शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रॉन एल से के में आ रहा है। बट अगर हम इसको फोर्स के टर्म्स में समझें तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एल शेल वाले इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा फोर्स लगा रहा है एज कंपेयर टू उधर, तो उसकी जो स्टेबल पोजीशन है वो के वाला इलेक्ट्रॉन है, के वाले शेल में उसकी स्टेबल पोजीशन है। तो बेसिकली न्यूक्लियस इज पुलिंग दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। अब ऐसे देखो ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है ये इस इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगाएगा, वो इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज और इस न्यूक्लियस के चार्ज पे डिपेंड करेगा। लेकिन ये एक और इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखना, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये कौन से सब शेल में है, क्यों भाई, कौन से ऑर्बिटल में है, तो बोल सकते हैं एस ऑर्बिटल में है। और एस ऑर्बिटल कैसा होता है, तो एस ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल। स्फेरिकल एस ऑर्बिटल का मतलब ये हुआ कि ये तो प्लस जेडी है, प्लस जेडी तो है ही है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है माइनस वाला, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल के, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना रहा है विच इज स्फेरिकल इन शेप। तो जो फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होगा यहाँ पे, उसके ऊपर जो इफेक्टिव फोर्स लगेगा वो जेडी नहीं लगेगा, उसमें से एक माइनस ई हमें कम करना पड़ेगा, जेड में से एक माइनस ई कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के अराउंड एक स्क्रीन बना दे रहा है, स्क्रीन बना दे रहा है, और उस स्क्रीन की वजह से जो नेट अट्रैक्शन फोर्स है वो थोड़ा रिड्यूस हो रहा है। और ये भी ऐसे बोल सकते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है यानी स्फेरिकली सिमेट्रिक है, तो बाहर वाले पॉइंट्स के लिए, क्यों भाई, बाहर वाले पॉइंट्स के लिए वो सारा का सारा चार्ज हम सेंटर पे ले सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद है, अगर वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है तो हम सारा का सारा चार्ज उसका सेंटर पे ले सकते हैं। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को तुम सेंटर पे लोगे तो सेंटर पे जो नेट चार्ज बचेगा वो Z-1 बनेगा। तो क्या है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक तरह से स्क्रीन हो रहा है, इसीलिए वहां पे स्क्रीनिंग कांस्टेंट इस केस में सिग्मा की वैल्यू 1 होती है। ठीक है ना, ये बात आगे लिख देना कि फॉर के अल्फा लाइन स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा इज इक्वल टू 1। ठीक है, हालांकि क्यों 1 है ये तुमसे कोई नहीं पूछेगा, तुम बस 1 याद रखो तो भी काम चलेगा। यानी जो ऊपर हम लोगों ने एक्सप्रेशन लिखा है, अब वो एक्सप्रेशन ऐसे लिखा जा सकता है कि न्यू के अल्फा इज ए टाइम्स Z-1। अब अगर ए की वैल्यू नहीं मालूम है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ न्यू 1 अपॉन न्यू 2 इज इक्वल टू Z1-1 अपॉन Z2-1, and this is also equal to अंडर रूट ऑफ लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। तो इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं डायरेक्टली कि अगर दो अलग अलग एटम्स के लिए हमें लैम्डा 1 लैम्डा 2 दिए हुए हैं, Z1 Z2 दिए हुए हैं, तो आपस में क्या रिलेशन होगा, ध्यान रहेगा, बताइए। नोट का फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। एक्सरे की थ्योरी में इतना ही है, क्वेश्चंस आगे देखते हैं। कुछ डाउट है पीछे की किसी पॉइंट में तो बताइए। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इस केस में कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है, प्रोड्यूस्ड व्हेन ट्रांजिशन फ्रॉम L टू K अकर्स, यानी ये K अल्फा एक्सरे का फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, और कह रहा है यूज मोजलेस लॉ टू डिटरमिन द एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट। अब इसमें तुम ध्यान से देखो तो एक ही इंफॉर्मेशन है हमारे पास और रिडबर्ग कांस्टेंट दिया हुआ है, इसका मतलब है कि वो जो ए कांस्टेंट हम लोगों ने निकाला है वो यूज कर लेना है इस केस में, क्यों भाई, बताइए। तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, तो फॉर्मूला तो डायरेक्ट ही है हमारे पास कि न्यू के अल्फा इज इक्वल टू 3RC बाई 4 और इंटू Z-1 का होल स्क्वायर, बस वैल्यूज रख दो यहाँ पे। 4.2 10 पावर 18 इज इक्वल टू 3R और इंटू C अपॉन 4 एंड Z-1 का स्क्वायर। तो Z का वैल्यू यहां से
42 आ रहा है सभी का? बोलिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो लिखा हुआ है ना शॉर्ट वेव बाउंड्री, तो ये एक तरह से किसकी वैल्यू दी हुई है? क्यों भाई? ये एक तरह से कट ऑफ एक्सरे के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है ना। मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे यानी कट ऑफ वेवलेंथ हो गई। देखो इस केस में क्या क्या दिया हुआ है, फाइंड द वोल्टेज अप्लाइड टू एन एक्सरे ट्यूब विद निकल एंटी कैथोड, मतलब निकल टारगेट है उसमें, एंड इफ द डिफरेंस इन वेवलेंथ ऑफ के अल्फा लाइन एंड शॉर्ट वेव बाउंड्री यानी कट ऑफ वेवलेंथ इज 84। तो देखो निकल हमको गिवन है, तो सबसे पहले हम लोग निकल के लिए अल्फा लैम्डा निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, फॉर निकल टारगेट एक काम कर सकते हैं कि एच सी बाई लैम्डा के अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एच सी बाई लैम्डा के अल्फा का वैल्यू हो जाएगा, अब हम लोग अगर लगाई दें बोर मॉडल तो 13.6 इंटू, तो निकल का क्या होता है 27 है, नहीं 28, 28 है। 28 तो 13.6 इंटू 28 माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आपको मिलेगा लैम्डा के अल्फा निकल के लिए, और इसके बाद हमको दिया हुआ है कि लैम्डा के अल्फा और लैम्डा मिनिमम का जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है 84 पिकोमीटर। तो अगर आप इसको एंगस्ट्रॉम में निकाल लेते हो तो इसको 0.84 एंगस्ट्रॉम लिखेंगे। तो यहां से लैम्डा मिनिमम का वैल्यू निकालना है, और लैम्डा मिनिमम आ जाएगा तो एक्सीलरेटिंग वोल्टेज, एक्सीलरेटिंग वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी 12400 अपॉन लैम्डा मिनिमम। तो ये डायरेक्टली वोल्ट्स में आएगी, तो इसको आप किलो वोल्ट्स में कन्वर्ट कर लेना। ये प्रोसेस है, कर लिया था सभी ने? बताओ। देखो नेक्स्ट देखो। सर। हाँ बोलिए। सर हम लोग जो बोर मॉडल पढ़ रहे थे वो तो यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए पढ़ रहे थे ना, तो सर यहाँ सब जगह कैसे लगा रहे हैं हम लोग? वो एक्चुअली क्या है ना कि के अल्फा के लिए स्टडी कर रहा है ना, तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज सेम है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज जो आती हैं वो सेम आती हैं, इसलिए अप्लाई कर दे रहे हैं। क्योंकि के अल्फा की बात कर रहे हैं, के अल्फा यानी कि सबसे अंदर पहुंच गए, अब अंदर पहुंच गए तो एक ही है ना इलेक्ट्रॉन उसमें। हम कंसिडर ही कर रहे हैं उसके एक शेल को। हाँ इसलिए मतलब हम किसी और शेल्स के बीच में नहीं लगा रहे हैं, हम डायरेक्टली के शेल पे लगा रहे हैं। अब समझो कि एटम के एकदम अंदर पहुंच गए हम, तो जो इफेक्ट रह जाएगा वो सिर्फ के शेल वाले इलेक्ट्रॉन का रह जाएगा, और के शेल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। तो approximately Bohr model can be applied. ओके सर। Alpha. ये लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर 15 आ रहा है नहीं आ रहा है? पता नहीं, मेरा तो नहीं आ रहा कैलकुलेट करने पे। 30 के आसपास आ रहे हैं। ये जो वैल्यू आ रही है लैम्डा के अल्फा, ये वैल्यू आ रही है 1.25 एंगस्ट्रॉम के आसपास, बोलो। और यस सर। लैम्डा मिनिमम अगर निकालें तो लैम्डा मिनिमम की वैल्यू आ रही है 0.41 एंगस्ट्रॉम के आसपास, और फिर अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 30 के आसपास आ रही है। बताइए भाई, जिन्होंने कैलकुलेट किया 15, बहुत सारे लोगों का 15 आया था, कैसे आया था? सीधे सीधे 84 को ही लैम्डा मिनिमम ले लिया क्या? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है। उसने कहा है कि डिफरेंस इन वेवलेंथ, डिफरेंस इन वेवलेंथ किसका किसका? ऑफ के अल्फा एंड कट ऑफ।
तो ये जो ग्राफ है ना, देखो और डिटेल में बता देता हूँ। ये जो ग्राफ हम लोग बनाते हैं ये वाला, तो उसने क्या किया है, ये वाला लाइन है के अल्फा और ये वाला पॉइंट है लैम्डा मिनिमम। तो क्वेश्चन में हमको इन दोनों के बीच का गैप दिया हुआ है। दिस गैप इज गिवन 84 पिकोमीटर। बात समझ में आई या नहीं आई? लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है, सिमिलर क्वेश्चन है, ट्राई करो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन द वोल्टेज अप्लाइड टू द एक्सरे ट्यूब वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 10 to 20 किलोवोल्ट, द वेवलेंथ इंटरवल बिटवीन के अल्फा एंड शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम वाज इंक्रीज्ड 3 times। तो एक काम ये करते हैं, व्हेन वोल्टेज वाज 10 किलोवोल्ट देन लैम्डा मिनिमम कितना था? तो लैम्डा मिनिमम हम लोग निकाल सकते हैं 12400 अपॉन 10,000। तो ये कितना आएगा 1.24 एंगस्ट्रॉम। एंड व्हेन वोल्टेज इज 20 किलोवोल्ट तो जो लैम्डा मिनिमम है वो हाफ हो जाएगा। तो हाफ हो जाएगा तो ये 0.62 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। अब हमको गिवन ये है कि वोल्टेज अगर हम 10 से 20 कर रहे हैं तो जो डिफरेंस है, तो बाद का जो डिफरेंस है यानी लैम्डा के अल्फा माइनस लैम्डा मिनिमम 2 इज इक्वल टू 3 times लैम्डा के अल्फा माइनस लैम्डा मिनिमम 1। देखो, तो यहां से लैम्डा के अल्फा निकालते हैं, तो लैम्डा के अल्फा माइनस 0.62 इज 3 times लैम्डा के अल्फा माइनस 1.24। क्यों भाई, कितना आता है? तो ये आएगा 1.24 इंटू 3 माइनस 0.62 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो लैम्डा के अल्फा की वैल्यू यहाँ पे निकल के आती है 1.55 एंगस्ट्रॉम। क्यों भाई, आ रही है? और हम इसको अगर लिखें डायरेक्टली, ये हो जाएगा 12400 अपॉन 1.55, दिस इज इक्वल टू 13.6 इंटू z-1 का होल स्क्वायर। अच्छा, इसमें एक गड़बड़ हो गई ना, लास्ट वाले क्वेश्चन में भी गड़बड़ हो गई, इसीलिए शायद आंसर डिफर कर रहा है क्या। 10. ट्रांजिशन का वो तो मल्टीप्लाई किया ही नहीं हम लोगों ने भाई। 3 यस बाई सर, 10.2 से मल्टीप्लाई कर दे। 3/4 हो जाएगा ना, 3/4। यहाँ पे 3/4 होगा भाई। यस तो ये सब चेंज हो जाएगा, जरा चेंज करो, बताओ क्या आता फिर से। 3/4 तो करेंगे ना, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। तो पहले पिछला ही वाला सही कर लेते हैं, इंटू 27 स्क्वायर तो ये 1.66 एंगस्ट्रॉम आएगा। और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये, हाँ अब सही है, 0.82 एंगस्ट्रॉम आएगा ये। एंड 0.82 एंगस्ट्रॉम को करेंगे, हाँ अभी सही है, ये 14.98 आ रहा है। भाई मेरे को आंसर तो 15 दिया हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, वो 3/4 क्यों किया है, क्लियर है ना, छूट गया था। नेक्स्ट वाले में देखो, नेक्स्ट वाले में भी इंटू 3/4 और आएगा। तो यहां से z का वैल्यू निकालो, क्या आता है। तो मेरे पास जो आंसर है वो है 29। आता है क्या, देखो 29 आ रहा है कैलकुलेट होके। आ रहा है कुछ लोगों का। क्लियर है, बोलिए।
एक और क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट देखो, देखिए इस क्वेश्चन में ए पार्ट में अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 5 वोल्ट्स आना चाहिए, सेकेंड पार्ट में 0.23 एंगस्ट्रॉम एंड थर्ड पार्ट में z इक्वल टू 74 के आसपास आना चाहिए। फिगर शोज एक्सरे स्पेक्ट्रम ऑफ अ मेटालिक टारगेट इन द फिगर, ठीक है। व्हाट इज द एक्सीलरेटिंग वोल्टेज, तो देखो एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल जो है वो मिनिमम वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। अब अगर लैम्डा मिनिमम होगा तो 1 बाई लैम्डा मैक्सिमम होगा, तो ये बेसिकली जो 8.06 दिया हुआ है ये 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम दिया हुआ है, तो ये 8.06 एंगस्ट्रॉम इनवर्स में दिया हुआ है। तो यहां से लैम्डा मिनिमम अगर निकालें हम तो लैम्डा मिनिमम हो जाएगा 1 अपॉन 8.06 एंगस्ट्रॉम। तो यहां से अगर हमें वोल्टेज चाहिए तो वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी 12400 अपॉन 1 अपॉन 8.06। देखो तो ये अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 4 वोल्ट्स आ रहा है ए पार्ट, ठीक है। फिर इसमें से कह रहा है कि ये जो पीक्स हैं इसमें से एक के अल्फा और एक के बीटा है, तो बताएगा कोई कि के अल्फा कौन है के बीटा कौन है, क्यों भाई? तो 1/α जिसका कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी, वो क्या अल्फा होगा। 1 बाई अल्फा जिसका कम होगा उसकी एनर्जी भी कम होगी एच सी बाई लैम्डा के हिसाब से, और वो के अल्फा बनेगा क्योंकि के अल्फा और के बीटा में के बीटा की एनर्जी ज्यादा है। तो क्या ये बोल सकते हैं कि ये वाला के अल्फा है और ये वाला के बीटा है, बोलो। तो व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा, तो देखो 1 अपॉन लैम्डा के अल्फा का वैल्यू है 4.34 एंगस्ट्रॉम इनवर्स, तो लैम्डा के अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 1.24 करोगे तो ये आ जाएगा 0.23 एंगस्ट्रॉम। और फिर सी पार्ट में z निकालना है, तो z निकालने के लिए फिर से उसी तरह से 12400 अपॉन 0.23 करेंगे एंड इक्वल टू 3/4 ऑफ 13.6 और z माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहां से z का वैल्यू 74 आ रहा है सभी का, बोलिए क्लियर। ठीक है ना, तो एक्सरे छोटा सा ही टॉपिक है और ऑलमोस्ट सिंपल क्वेश्चन ही है, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, सारी इंफॉर्मेशन है, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पता है तो कोई भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर एक्सरेज।